नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र को धार्मिक और ऐतिहासिक हैसियत हासिल है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का वह इलाका है जहां पर महाभारत हुई थी। महाभारत होने की वजह से इस क्षेत्र के बारे में तमाम तरह की किंवदंतियां भी हैं। हाल फिलहाल लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र और आसपास महाभारत की याद दिला रहा है। वहाँ वैसे ही टकराहट है, परिवार के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस इलाके में एक तरफ धर्म और सियासत की गड्डम गड्ड दिख रही है, यानी डेरा के लोगों के मार्फत वोट पाने की जुगत सामने आती है। यही नहीं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में ही देश के दानी उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस इलाके में ही जाट नॉन जाट का सवाल नाक का प्रश्न बन के खड़ा हो गया है। देखना है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे महाभारत के कुरुक्षेत्र में उछाले जा रहे हैं या उसके आसपास उठाए गए हैं, उन सवालों का जवाब जनता कैसे देती है। हरियाणा और पंजाब में डेरों के बीच लॉकडाउन सामने आ रही है। हरियाणा का डेरा सच्चा सौदा, अमृतसर का राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा नूर महल, जालंधर का निरंकारी डेरा, डेरा सचखंड बलना, लुधियाना का डेरा नामधारी और डेरा निरंकारी का अच्छा खासा प्रभाव इस इलाके में माना जाता है। इन डेरों के अलावा सिख समुदाय से जुड़े कई अन्य डेरे भी काफ़ी प्रभावशाली हैं। दोनों राज्यों में मतदाताओं का बहुत बड़ा तबका इन डेरों से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक दल और उसके नेता डेरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए चुनाव में देखे जा सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की अपील की है। इसी के साथ 15 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन किया है। समर्थन का ऐलान राम रहीम की मुंहबोली बेटी हरप्रीत ने किया है। राम रहीम को हत्या के 2 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। इन मामलों में उन्हें 2019 और 2021 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। राम रहीम इन दिनों रोहतक की सोनरिया जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि बीच बीच में वो पैरोल पर बाहर आते हैं। उनके पैरोल पर बाहर आने को लेकर भी अलग अलग ढंग से सवाल खड़े किए जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा का असर पंजाब और हरियाणा की सीमा से सटे कई जिलों में माना जाता है। डेरा की ओर से किए गए इस ऐलान से भाजपा को ताकत मिली है। यदि पिछले चुनाव को देखा जाए तो अलग अलग डेरे अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों को समर्थन देते नजर आते हैं। पंजाब में 2002 के चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में डेरों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने समर्थन और आशीर्वाद के लिए राधा स्वामी डेरा व्यास से संपर्क किया। कई प्रत्याशियों ने डेरा व्यास के प्रमुख गुरदयाल सिंह ढिल्लों से दिल्ली में मुलाकात करके आशीर्वाद भी लिया। पंजाब में 32% आबादी इन डेरों से जुड़ी हुई है। हरियाणा में भी हर घर का कोई न कोई सदस्य डेरों के संपर्क में है, इसलिए डेरों की भूमिका हरियाणा और पंजाब में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा के 10 सीटों में से कुरुक्षेत्र पर सबसे अधिक उम्मीदवार आमने सामने हैं। लगभग 28% आबादी वाले जाटों ने पारंपरिक रूप से राज्य की जाति केंद्रित राजनीति में दशकों से प्रमुख भूमिका निभाई है। राज्य के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में से सिरसा, हिसार, रोहतक और सोनीपत पर जाटों का खासा प्रभुत्व है। किसानों के विरोध और पहलवान आंदोलन के चलते जाट नाराज हैं। इसका खामियाजा केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, उसके सहयोगी दल जेजेपी को भी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा की उम्मीद गैर जाट सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी है, जिसे वो पिछले 2 चुनाव में सफलतापूर्वक निभा चुकी है। हरियाणा में जाट वोट बड़े पैमाने पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और उससे अलग हुए समूह जेजेपी के बीच बटे हुए हैं। जैसे ही भाजपा और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटा, भगवा पार्टी जाट वोटों को अपने पक्ष में बांटने की कोशिश में जुट गई है। यह देखने वाली बात होगी कि जाट वोट एक मंच पर आते हैं या बटे रहते हैं। जेजेपी से अलग होने से भाजपा को वो वोट मिलेंगे जो कांग्रेस के पास जाते। हरियाणा में यह चर्चा जोरों पर है कि चुनाव के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं।
वास्तव में जेजेपी को 3 कृषि कानूनों और पंजाब के किसानों के हालिया आंदोलन पर किसानों को अपनी स्थिति समझाने में कठिनाई हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और प्रभावशाली चौटाला परिवार के वंशज अभय सिंह चौटाला और नवीन जिंदल के बीच मुकाबला है। जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पर पिछले 2 बार जब उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से अपनी नुमाइंदगी साबित की तब वह कांग्रेस पार्टी में थे। हाल फिलहाल उन्होंने पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और इस चुनाव में वह कमल थामे हुए जनता के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। नवीन जिंदल के दिवंगत पिता और प्रसिद्ध उद्योगपति ओपी जिंदल भी पहले कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जिंदल के प्रतिद्वंदी किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव और पार्टी के एकमात्र विधायक चौटाला और आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जिंदल के सामने मैदान में हैं। कुरुक्षेत्र से लोकसभा में निवर्तमान सांसद नायब सिंह सैनी हैं, जिन्होंने मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एमएल खट्टर की जगह ली। वह करनाल विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। यह पहली बार है कि भाजपा ने इस सीट से अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। प्रचार के दौरान विपक्षी उम्मीदवार भाजपा को घेरने के लिए किसानों के मुद्दों के साथ साथ बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे अन्य सवालों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। जगह जगह पर किसान भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं। सोनीपत के भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल बडौली को रोहाना गांव में सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसानों ने घेर लिया, इसलिए उन्हें अपना चुनावी भाषण बीच में छोड़कर वापस जाना पड़ा। यही स्थिति अन्य भाजपा उम्मीदवारों हिसार से रणजीत चौटाला, रोहतक से अरविंद शर्मा और सिरसा से अशोक तंवर को झेलनी पड़ी। दहिया खाप के अंतर्गत आने वाले लगभग 24 गांवों ने भाजपा का बहिष्कार कर दिया है। भाजपा के नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर वे संपर्क में आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। साथ ही जेजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जाटों के गढ़ हिसार के नारा गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने भाजपा और जेजेपी नेताओं के खिलाफ अभियान चला दिया है। किसान राज्य भर में भाजपा और जेजेपी दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि हमारे 20 सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवार दें। समिति के अध्यक्ष मनदीप सिंह नथवान कहते हैं, किसानों के पास वैकल्पिक पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसान उस विकल्प को चुनेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकेगा। मनदीप सिंह का दावा है कि केवल जाट ही नहीं, गैर जाट भी भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं और इनकी अग्निवीर योजना ने युवाओं के सेना में भर्ती होने के सपने को पंख नहीं लगने दिया है। मनोहर लाल खट्टर भाजपा की गैर जाट सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा थे, लेकिन उनकी बढ़ती अलोकप्रियता के कारण पार्टी को इस साल मार्च में ओबीसी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। राज्य में 8% ओबीसी वोटर हैं। भगवा फार्मूले का उद्देश्य सिर्फ यह साबित करना है कि गैर जाट भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना जारी रखें। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना इसी के पीछे की कवायद थी। खट्टर की जगह सैनी को लाकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछली गलतियों को छुपाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। 58 वर्षों तक राज्य में जाट मुख्यमंत्री रहे। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर, भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह और भजन लाल अब तक गैर जाट मुख्यमंत्री रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39.8% जाटों ने कांग्रेस को, 42.4% ने भाजपा को और 8.9% ने अन्य को वोट दिया। 2014 के संसदीय चुनाव में 40.7% जाटों ने कांग्रेस को, 32.9% ने भाजपा को और 13.9% ने इंडियन नेशनल लोकदल। इसी के साथ 12.5% जाटों ने अन्य लोगों को वोट दिया। जाट या नॉन जाट का सवाल हो, पंजाब और हरियाणा में फैले डेरों से समर्थन लेने की रणनीति हो, किसानों की नाराजगी दूर करने का काम हो, ये सब सवाल इस बार महाभारत की तरह हरियाणा और पंजाब के बीच पसरे हुए हैं। देखना है इस बार इन सवालों का जवाब जनता कैसे देती है।
इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।